सबसे पहले ये बताइए, आप यूके रजिस्टर्ड लॉयर हैं लेकिन आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही है, व्हाई? एक्चुअली बेसिकली उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने जब एलएलएम किया वहाँ से, तो उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ता है अगर आपने सॉलिसिटर होना है, अदरवाइज आप फॉरेन लॉयर के तौर पे रजिस्टर होते हैं इफ़ यू गो थ्रू देयर, मतलब लीगल सारा ये करने के लिए। तो चूंकि रहने का प्रोग्राम नहीं बना, कंटिन्यूअसली रहना पाकिस्तान से ज़्यादा ही शायद लगा राइट। हुआ है तो इस नहीं, वजह से वो ऐसा नहीं हुआ आई थिंक कि ये मतलब। ज़बरदस्त है कि आपने बेशक स्टडीज़ बाहर की लेकिन यू आर सर्विंग इन पाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज वेरी अ फीमेल एडवोकेट। थैंक यू, वेरी ट्रू। तो जब इमिग्रेशन की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि मेरे ख्याल से शुरू से चलता आ रहा है और सबकी ख्वाहिश होती है कि वो इमिग्रेशन कर ले या माइग्रेट कर ले या दूसरे मुल्क हिजरत कर जाए या कोई अच्छे जेन्युइन तरीके से वो स्टूडेंट वीज़ा पर चला जाए, पढ़ाई के लिए चला जाए या चले बिजनेस अपना एक्सपैंड करने के लिए लोग बाहर की कंट्रीज़ का जो है वो चुनाव करते हैं, या स्किल्ड एजुकेशन जो है या स्किल्ड पर्सनैलिटीज़ है उनके लिए एक डिजर्विंग मेरिट लिस्ट होती है जो कि कैनेडा में बहुत चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत चल रही हैं। इन सब के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जिस फर्म के साथ काम करती है, कौन कौन सी इमिग्रेशन आप लोग करवाते हैं? पहली बात तो मैं सबसे पहले विषय ये कहूँगी कि इमिग्रेशन मैं आज एक पढ़ रही थी, उसमें है कि हिजरत में बका है, हिजरत कर लेनी चाहिए। हमारे नबी ने भी हिजरत की। उस बंदे को उस वक्त फील होता है कि मुश्किल बहुत है, जब आपको लगे कि कंट्री में आपके लिए आप एक तो आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट। एक आप अपने कंट्री में आपको फील होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सर्वाइवल मुश्किल है, तो आपको बाहर की वो मतलब अपॉर्चुनिटी ऑप्शन को ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। और जहाँ तक आपका ये है कि इमिग्रेशन किन किन कंट्रीज़ में और क्या क्या होती है और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें लोग जा सकते हैं, उनमें इमिग्रेशन, स्किल्ड इमिग्रेशन भी है, बिजनेस इमिग्रेशन भी है और स्टूडेंट वीज़ा भी है। ये नॉर्मली नज़र आने वाली वो जो चीज़ें पीक पर होती हैं है। जिनमें एग्जैक्टली पीक पर है। उसके अलावा अनस्किल्ड में भी चीज़ें आती हैं, लेकिन स्किल्ड में पॉइंट बेस्ड होती है। आपको एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इन चीज़ों के पॉइंट्स हैं, इंग्लिश के पॉइंट्स होते हैं। चार मेजर मतलब कंटेंट हैं जिनके ऊपर आपको आपकी चीज़ें टॉप पे होनी चाहिए: एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड योर इंग्लिश। तो ये एज का बताइए, मतलब ज़्यादा होना नहीं, एज का मतलब है कि तो स्किल्ड इमिग्रेशन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली। ये बता दें कि स्किल्ड इमिग्रेशन कौन-कौन कर सकता है? अनमैरिड कर सकते हैं या मैरिड कर सकते हैं, ये फैमिलीज़ वाले कर सकते हैं? किस एज में कर सकते हैं? किस एज तक कर सकते हैं? और क्या क्वालिफ़िकेशंस हो? कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? कितनी देर तक हो जाता है? नॉर्मली जो मतलब स्किल्ड इमिग्रेशन है उसमें आपकी एज लिमिट 45 तक की हो। अंडर 45 आप यूजुअली स्किल्ड इमिग्रेशन पे क्वालिफाई करते अप्लाई हैं, कर सकते हैं आप। अप्लाई कर सकते हैं फीमेल और और मेल क्वालिफाई भी दोनों, कर सकते हैं। एनी मैरिड होना या ना होना उसमें मैटर डज़न्ट नहीं मैटर। करता, नहीं है तो आपको पॉइंट मिलते हैं, अदरवाइज आपके स्पाउस को वो पॉइंट पूरे करने होते हैं। और जो मतलब ये आपका एज का और एजुकेशन जो है वो आपकी 16 ईयर क्वालिफिकेशन तो मस्ट है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया इसके पूरे पॉइंट देता है, कनाडा में 18 ईयर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यूएस में भी आपकी 18 ईयर क्वालिफिकेशन EB2 NIW को क्वालिफाई करती है। बाकी कंट्रीज में कहीं पे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होती है, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल यूके में अगर आपने इमिग्रेशन करनी है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड है। तो मतलब अगर हम एज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो आपका मिनिमम 3 ईयर का क्वालिफाई करता है उसको। इंग्लिश का जो हम हमेशा कहते हैं कि लोगों के लिए एक सबसे बड़ा बैरियर होता है इंग्लिश का, वो एक है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में आपके उस मॉड्यूल में 7 ईच या उसके इक्वलेंट मार्क्स आने चाहिए, तो तब आप क्वालिफाई करते हैं। मतलब उसमें आइल्स भी हो सकता है, पीटीई भी हो सकता है। पीटीई कोर कनाडा एक्सेप्ट करता है, पहले वो सिर्फ आइल्स करता था। और ऑस्ट्रेलिया एकेडमिक आइल्स, आइल्स, पीटीई, टॉफल, सीए, वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है, वो फिर इंडिविजुअली मतलब उसकी असेसमेंट होती है कि वो उसको क्वालिफाई किस लेवल पे करते हैं। तो एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इंग्लिश, ये चार कंटेंट हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी इमिग्रेशन में किसी भी कंट्री में। तो ये बताएँ, इसको अप्लाई कैसे करते हैं? आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन या आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है एज़ एन एजेंट? एज लॉन्ग एज विश्वास में ये चीज़ें देखी जाएं तो वो सबसे बड़ी बात ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी कैन डू इट। फ़र्क वहाँ पे सिर्फ ये आता है कि जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं और वो एजेंट आपको जेन्युइन पाथवे गाइडलाइन देता है,
उसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को डील कर रहा होता है, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस का आउटकम भी आता है। तो वो एक्सपर्टी होती है वहाँ पे एजेंट की। अदरवाइज़ तो मतलब ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हर कंट्री ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, ऑफ़िशियल आई मीन इट ऑफ़िशियल, क्योंकि बहुत सारे लोग धोखा खा के और चीज़ों स्कैम्स पे भी होते हैं। चले जाते हैं और उसमें मतलब अप्लाई कर दें तो वहाँ पे उनको पता ही ना चले। मैं एक दफ़ा, बल्कि मेरे सामने बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि इसकी था मतलब ये इसका वीज़ा अप्लाई करना था अम, मालदीव्स का या किसी कंट्री का, तो वो मेरी उन्होंने उसको सिंगापुर का, सॉरी सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना था, तो सिंगापुर में उन्होंने चूँकि एम्प्लॉयी वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही थी, हम वी डोंट डील फॉर सिंगापुर और थाईलैंड वगैरह। तो उन्होंने वेबसाइट एक सर्च की सिंगापुर की और उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई कर दिया, फ़ी पे कर दी। एंड लेटर ऑन पता चला कि वो वेबसाइट ही फेक थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियली उन ऐसे चीज़ों को स्कैम्स जाके बहुत करें। होते हैं और मेरे ख्याल से एग्ज़ैक्टली, नाज़रीन को ये बताना बहुत ज़रूरी है, इनको अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर तो वो वाक़ई जेन्युइन वेबसाइट है, लेकिन मशावरत के बाद कीजिए या किसी को एज़ अ मीडिएटर या एज़ अ अपना गाइड या मेंटर बनाकर ज़रूर रखिए। जैसे कि आप लोग अगर लाइसेंस्ड एग्ज़ैक्टली। लॉयर्स के साथ रब्ता करते हैं, तो आप इस प्रोसेस से ईज़िली जा सकते हैं। ये बताइए इन्वेस्टमेंट, स्किल्ड इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं हम। इन्वेस्टमेंट के बगैर भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? स्किल्ड इमिग्रेशन में इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। द मोमेंट वी टॉक अबाउट या हम नेम करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस इमिग्रेशन की तरफ चली गई हैं। बिजनेस इमिग्रेशन हर कंट्री का एक अपना क्राइटेरिया होता है। कनाडा भी करता है, न्यूजीलैंड भी करता है, ऑस्ट्रेलिया मतलब उसमें ज़रा बदल के इनोवेटर की तरफ आ जाता है। लेकिन स्किल्ड इमिग्रेशन की मैं बात करना चाहूँगी, हम बिज़नेस की तरफ भी आ रहे हैं। हाँ, ये नाज़रीन को ज़रूर क्लियर कीजिए कि क्या उनके बैंक अकाउंट्स भरे हुए हों? बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए बिल्कुल इफ भी दे आर नहीं। अप्लाइंग फॉर स्किल्ड? मैं आपको बैंक अकाउंट भरे हुए पे तो मेरा आंसर है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग एज वो आ जाता है कि कुछ कंट्रीज फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में तो बैंक स्टेटमेंट आपको बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है एज प्रूफ ऑफ फंड्स। लेकिन अगर राइट, मैं कहूँ कि उन्हें अपनी सैलरी शो करनी है बिकॉज स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एज़ एन एम्प्लॉयी। सैलरी के सिनेरियो में उन्हें अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, लेकिन प्रूफ ऑफ फंड्स के तौर पे जिसमें वो कहते हैं ना कि आपने अपने बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं और वो पैसे आपके जेन्युइनली पड़े हुए हैं हाँ जी, और आप उनको होल्ड करते हैं उतना टाइम लिक्विड चल पीरियड रही के होती लिए। है। एग्जैक्टली तो कनाडा उसके बगैर तो एक दिन का भी आपका ब्रेक डाउन आ जाए उसमें तो वो कनाडा आपकी एप्लीकेशन को इनएलिजिबल कर देता है। उस सिनेरियो में प्रूफ ऑफ फंड्स आपको 100% रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ वो नहीं रिक्वायर्ड। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। प्रूफ ऑफ फंड्स का मतलब है एक सर्टेन अमाउंट, फॉर एग्जांपल सिंगल एप्लीकेंट है तो उसको 13,700 के करीब अपने बैंक अकाउंट में डॉलर अपने रखने होते हैं। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? आप उसको मतलब अगर कैनेडियन में करें तो 200 से 210 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो इतने पैसे बनते हैं कि वो कनाडा में आप ने अगले कोई 6 मंथ्स या 1 ईयर की एग्जैक्टली आपकी एक सेविंग्स हो। आपने 20-25 लाख 26 लाख आपके अकाउंट में है तो इसके इसका मतलब है कि आप उसमें जा सकते हैं। 6 मंथ का नहीं, प्रीवियसली वो चेक करते हैं प्रीवियस 3 मंथ्स के अंदर आपके पास इतना। स्टेबिलिटी है फंड्स की। एग्जैक्टली, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़रूरत नहीं होती, वेरी बिल्कुल। करता है कंट्री टू कंट्री। लेकिन अगर आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेरिट तक मीट मेरिट्स को मीट करते हैं तो आप इजी यू कैन इजीली हैव अ स्किल्ड इमिग्रेशन टू एनी अदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कनाडा। बिल्कुल, बिल्कुल।